चलिए, लिखिए प्राइस कंपैरिजन। आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपना P2P। P2P करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इसलिए इसे कराना मैंडेटरी होता है, यही आपकी प्रोसेस है। ठीक है ना, हर टॉपिक पढ़ेंगे हम उसमें P2P ही चलाएंगे। प्राइस कंपैरिजन ME49, प्राइस कंपैरिजन ME49। ठीक है ना, इसका पाथ भी लिख लो, तो मुझे पाथ नहीं लिखाना पड़ेगा। पाथ लिखो SAP इजी एक्सेस, उसके सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सॉरी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन स्क्रीन पे। अच्छा, स्क्रीन ओहो सेव नहीं की मैंने। हाँ, सेव नहीं। देखो आप दिखने लगी होगी ना। यस सर। देखिए प्राइस कंपैरिजन, चैप्टर का नाम है प्राइस कंपैरिजन। इसको हम कोटेशन कंपैरिजन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, प्राइस कंपैरिजन या कोटेशन कंपैरिजन। देखिए, अभी तक तो हमारा एक ही वेंडर था, उससे हमने रेट पूछे, तो वहाँ कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं थी। अब कंपनी के मान लो सैकड़ों हो सकते हैं वेंडर जिनसे वो माल लेता है, तो जो सैकड़ों सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग रेट बताई, तो उसमें से सस्ते सस्ता कौन दे रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? जनरली हम कर सकते हैं, हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में कुछ गलती होने के चांस भी रह सकते हैं। अगर हम सिस्टम से कराएंगे तो सिस्टम ज़्यादा बेटर करके दे देगा और गलती होने को कोई चांस ही नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो हम सिस्टम के थ्रू करेंगे प्राइस कंपेरिजन। तो देखो प्राइस कंपेरिजन एमी फोर्टी। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ये? जी जी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। एमी फोर्टी, इसका पाथ लिख लो, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ऐसे पीजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर MM मॉड्यूल है आपका, MM मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर RFQ ओब्लिक कोटेशन, उसके अंदर कोटेशन ME49, कोटेशन ME49। ME49 के अंदर गए हम लोग। ठीक है, सॉरी, यहाँ तो अभी नहीं जाएंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे वेंडर होने चाहिए, तभी तो हम प्राइस कंपैरिजन कर पाएंगे। तो लिखो नंबर एक, देखिए नंबर एक, क्रिएट वेंडर मोर देन 5। ठीक है, 5-6 वेंडर हों तो उससे हम प्राइस कंपैरिजन करना सिखा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ही होंगे रियल टाइम में, पर हम यहाँ करते हैं, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ वेंडर। तो आपने लिख लिया ना क्रिएट वेंडर एक्स के जीरो वन, टी कोड क्या है उसका, एक्स के जीरो वन। देखो यहाँ भी दिख रहा है एक्स के जीरो, एक्स के जीरो वन। ठीक है ना, हम वेंडर बनाएंगे एक्स के जीरो वन। ठीक है ना, एक्स के जीरो, एक्स के जीरो। ठीक है, यहाँ हमारा वेंडर क्रिएट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। कंपनी कोड, कंपनी कोड क्या है हमारा, रोशन नाम से था, रोशन वन, रोशन वन। ठीक है ना, हमने कंपनी कोड भी अपना वही सेम ही लिया था। ठीक है, अगर आप भूल जाएं तो सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो आपका लिखे रखे आना चाहिए वरना प्रॉब्लम होगी। देखो ये रहा रोशन। ठीक है ना, इसी तरह से परचेज ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट ग्रुप सब कुछ मैं सेम ही कोड से बनाता हूँ, तो सब कुछ सेम आ जाएगा। यहाँ मैं बैंडर बनाऊंगा, एंटर किया, टाइटल, कंपनी आ जाएगी, नेम, नेम कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे आरिफ, सॉरी ये क्या,
आर ई प्राइवेट लिमिटेड। आर ई प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का बंदा है ये? मालूम न्यू दिल्ली का ये। कंट्री इंडिया, रीजन 30। ठीक है ना, एक बैंडर बना लिया। एक आध बैंडर पहले से भी बना होगा, मैं बैंडर देख लेता हूँ मेरे पास कुछ बैंडर है कि नहीं। ठीक है ना, दो पहले से बैंडर है, एक मैंने अभी एक और बना दिया। ठीक है ना? और भी मैं बैंडर बना लेता हूँ। मैं फिर से गया यहाँ, फिर से मैंने बैंडर बना लिया। ये मैंने एक और बैंडर बना दिया। ठीक है ना, एक और बना लेता हूँ। 5 बैंडर मेरे लिए बहुत हो जाएंगे। आप अपना जितना बना सकें आपके लिए कम ही है। ठीक है ना, आप कम से कम 10 तो बनाइए। मैं 5 बैंडर बना के आपको ये दिखा देता हूँ। मैं एड्रेस लोगों सेम ही लेता हूँ, आप भी सेम दे दीजिए। रियल टाइम प्रॉपर अलग होंगे। ठीक है ना, तो ये मेरे पे 4-5 बैंडर बन गए। ठीक है ना, इनसे मैं क्या करूँगा, माल परचेज करूँगा। पहले मेरे पे एक ही था तो एक से परचेज कर रहा था, अब ये 4-5 आ गए तो इनसे करूँगा। ठीक है ना, नंबर एक। अब देखिए नंबर दो, देखिए नंबर दो, देखिए नंबर दो, क्रिएट पी आर। पी आर बनाते हैं, याद होगा आपको। देखो क्रिएट पी आर सबसे हमारी, हम कुछ भी परचेज करें तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी तभी परचेज करेंगे। ठीक है ना, तो उसी रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिक्वेशन। उसी रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिक्वेशन। उसी रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिक्वेशन। ठीक है ना, उसी रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिक्वेशन। एम ई 51 है। ठीक है ना, ये मैंने पहले लिखा दी है। ठीक है ना, मैं इसमें डायरेक्ट जाके बनाता हूँ उसको। बात वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ये आइटम कैटेगरी है, यहाँ पे अपने आप वो आइटम है, यानी इंटरवल है 10, 20, 30 ऐसे आ जाएगा। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, आप कोई भी मटेरियल क्यों परचेज करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो मैं मान लो स्टॉक के लिए कर रहा हूँ तो मैं ब्लैंक लूँ, मुझे स्टॉक के लिए परचेज करना, ब्लैंक लूँ। आइटम कैटेगरी में स्टैंडर्ड पहले भी की थी, अभी भी स्टैंडर्ड। मटेरियल, जिस मटेरियल को आप परचेज करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 200 पी, ये हमारा प्लांट था तो मेरे प्लांट का ये मेरे मटेरियल पहले से क्रिएट है। जैसे मुझे टायर लेना, तो मुझे टायर परचेज करने हैं, मान लो 600 पीस परचेज करने हैं। कब चाहिए ये बताना होगा, तो मान लो हमने बता दिया कि भैया हमको क्या 15 तारीख को चाहिए। प्लांट किस प्लांट पे चाहिए, तो हमें प्लांट बताना होगा अपना। तो हमारा प्लांट है रोशन, रोशन 1 पीस। कहाँ रखना है माल लेके, 000। ठीक है ना, एंटर। हमने इससे पहले यहाँ के लिया था तो हमें कॉल सेंटर वगैरह सब कुछ देना पड़ा था। ठीक है ना, इसने नेक्स्ट वर्किंग डे 18 का ले लिया है, क्योंकि 15 का कोई संडे सैटरडे होगा। 15 का क्या है, फ्राइडे है, लेकिन 18 का क्यों लिया उसने। ठीक है ना, तो हो सकता है ये फ्राइडे की यहाँ, अच्छा 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त की जगह उसने छुट्टी, क्योंकि कैलेंडर स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो 15 अगस्त की भी छुट्टी कर दी, सैटरडे की संडे कर दी, उसने 18 को लिया। ठीक है ना, तो 18 ले दिया। ठीक है ना, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं, सेव कर दो। तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, नंबर देखो, नंबर 3। देखिए नंबर 3, हम भाव लेंगे, हम मार्केट में जाके भाव लेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो देखो नेक्स्ट नंबर 3, आर एफ क्यू। आर एफ क्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एम ई 41, एम ई 41, एम ई 41 में गया मैं। ठीक है ना, ये सब कुछ मैं पहले ही करा चुका हूँ। डेडलाइन ले लीजिए कब तक बता दे बंदा, तो इसने कहा कि भैया हमें आप 5 तारीख तक बता दो, डेट बता दो 5 तारीख तक। ठीक है ना, कल परसों तक डेट बता दो।
परचेज ग्रुप 001, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारा ही है। कब तक देना है? तो 15 तारीख दिया तो 18 प्लांट जो भी है आपका रोशन पी। हम रेफरेंस टू पीआर में गए थे, पीआर पे मैंने क्लिक किया था। यहाँ पे हमने अपनी पीआर दे दी थी, जो भी पीआर का नंबर जनरेट हुआ था। एंटर लिखिए। अब लिखना शुरू कर लीजिए कलेक्टिव नंबर। कलेक्टिव नंबर हमने पहले 123 यूज कर लिया था। यहाँ कलेक्टिव या कॉल नंबर का मतलब है जो बंदा इसको क्रिएट कर रहा है उसका कोई अपना पर्सनल कोड। जो बंदा आरएफ को क्रिएट कर रहा है उसने अपना पर्सनल कोई कोड दे दिया, उसी को हम बोलते हैं कॉल नंबर या कलेक्टिव नंबर। यहाँ पे कभी कभी जनरली जो यूज होता है मटेरियल नंबर ही यूज कर लिया जाता है, पर फिर भी मैं कुछ ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया रोशन 1, यानी जब भी आप इसको लेंगे यहाँ कोड को नया होना चाहिए, पीछे जो लिया है वो वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। तो मैंने ये ले लिया, एंटर, ठीक है ना। तो देखो हमारी पी आर ये आ गई, 600 पीस हमको लेना था, ये सब कुछ। इस पी आर को हम सेलेक्ट करते हैं, एड और प्लस डिटेल पर क्लिक करते हैं। ये हमारी पी आर कन्वर्ट हो गई किस अलग फॉर्मेट में। यही फॉर्मेट हम किसको भेजेंगे? बैंडर। ये फॉर्मेट हमें किसको भेजना है? बैंडर को। तो कैसे भेजते हैं? बैंडर पर क्लिक करते हैं, वेंडर एड्रेस में जाते हैं, यहाँ वेंडर का नंबर फिल कर देते हैं। तो मैं एक एक करके सारी वेंडरों को भेज देता हूँ। ये मेरे पास 5 वेंडर हैं, मैं एक एक करके सबको भेज देता हूँ। मैंने पहले इसको भेज दी, एंटर, सेव किया। तो देखिए मेरा एक आर एफ की नंबर जनरेट हो जाएगा। हर वेंडर के लिए एक नया नंबर जनरेट होगा। जैसे मेरा नंबर एक जनरेट हो गया 85, ठीक है ना। फिर से मैं यहाँ पे दूसरा फिल कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये ले लिया, एंटर, सेव। फिर से एक नंबर जनरेट हो जाएगा 86। फिर से मैंने नया बैंडर, यानी मैं यहाँ एक एक करके सारे बैंडर डालूंगा आपके, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने, एंटर, सेव। यानी मैं सारे बैंडरों को यहाँ से भेजता जा रहा हूँ। फिर से मैंने एक और बैंडर ले लिया, इसको भेज दिया। चलो, एक बैंडर को एक ही बार भेज पाएंगे, बार बार नहीं भेजना हमको। ये मैंने इसको इस तरह से मैंने सबको भेज दिया है। सारे लोगों को पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? ये तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस बना है। अब हमें इसे भेजना होगा, तो भेजेंगे हम मैसेज के थ्रू। तो नेक्स्ट लिखो, आर एफ क्यू मैसेज सेंड टू वेंडर। ये मैंने पहले नहीं कराया था। आर एफ क्यू मैसेज सेंड टू वेंडर ME9A। ME9A मैं इसके अंदर गया। यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट जो आर एफ क्यू नंबर जनरेट हुआ था, तो मेरे 85 से जनरेट हुए थे। 85, 86, 87, 88, 89, ठीक है ना, 5 हुए थे। मैंने वो ले लिया, 85 ले लिया पहली बार। इसने हमें कोई बताया, मान लो हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। पहले हम इसको भेजेंगे, तो हमने सेलेक्ट किया आउटपुट मैसेज सेलेक्ट किया आउटपुट मैसेज, ठीक है ना। अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। देखो ये मेरी डिलीवरी डेट है, ये मेरी कोटेशन डेडलाइन है। मैंने टायर मंगाया 600। सर आ गया ना। इसी को हम बोलते हैं फॉर्म या स्मार्ट फॉर्म। रियल टाइम में फीको वो एबीएपी कंसल्टेंट जो टेक्निकल कंसल्टेंट होता है इसी फॉर्मेट को बनाएगा। वो इस फॉर्मेट को क्या कर बढ़िया सा बनाएगा। यहाँ तो बहुत सिंपल फॉर्मेट दिया है। रियल टाइम में यहाँ पूरा नाम लिखा होगा कंपनी का, जैसे पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। यहाँ एड्रेस होगा, बार कोड, QR कोड, जो भी जो चीज़ें करती है, फोटो वगैरह सब वहाँ पे बनाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके भेज देंगे। ये गया एक वेंडर को, ठीक है ना। बैक आ जाएंगे, फिर हम दूसरा उठा लेंगे 86, इसको भी भेज देंगे हम। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में हमें RFQ नंबर फिल करना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट नंबर में RFQ नंबर फिल करना है, एग्जीक्यूट सेलेक्ट किया, इसको भी भेज देंगे। या दूसरे बंदे को भी हमने मैसेज भेज दिया। मैसेज में कुछ भी हो सकता है, मेल हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, SMS हो सकता है, फैक्स हो सकता है, जो भी कंपनी यूज करती है, ठीक है। 87 बंद, इसको भी हम भेज देते हैं।
88 इसको भी हम भेज देते हैं। ठीक है ना? बैक आ जाते हैं और लास्ट वाले को भी हम भेज देते हैं। एक को एक ही बार मैसेज भेज सकते हैं, दोबारा नहीं भेज सकते। जैसे अब मैं फिर से इसे खोलूँगा नहीं, ओपन नहीं होगा। एक को एक ही मैसेज भेजा जैसे। ये मैंने भेज दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, हमें रेट बता देंगे। जो भी तरीका, जैसे हमने कुछ भी मैसेज के थ्रू भेजा तो वो उस मैसेज पर रेट लिख के भेज देंगे। हमने मेल भेजा तो मेल पर रेट लिख के। अब हमारे यहाँ जो बंदा बैठा होगा वो क्या करेगा, इस सारी रेट को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। तो नेक्स्ट लिखो मेंटेन कोटेशन। मेंटेन कोटेशन ME47। वो बंदा क्या करेगा, ME47 में इसे मेंटेन कर देगा। जैसे मैं गया, मैंने अपना पहले 85 वाला उठाया, इसने हमें रेट बताया। मान लो इसने कहा कि भैया ठीक है, हम आपको दे देंगे मान लो 950 में कोई मटेरियल, हम 950 रुपये पर पीस दे देंगे। 86 वाले बंदे से हमने पूछा, उसने कहा भैया हम आपको 900 रुपये में ही दे देंगे। हमने कहा ठीक है, सेव कर दिया। तीसरे बंदे से हमने पूछा 87 वाले से, उसने कहा भैया हम आपको 1000 रुपये का देंगे। हमने कहा ठीक है। यानी जो जिस रेट देगा हम वो सारी रेटें फिल करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना? 88 वाले को पूछा, उसने कहा कि हम आपको 1100 का देंगे। यानी जिसने भी हमें जो रेट बताई हमने वो सब अपने सिस्टम में फिल कर दिया। ठीक है ना? एक बंदे ने ये सब कुछ कर दिया। अब आगे जो भी लेगा उसको मान लो एक ने कहा 1200 रुपये देंगे, हमने सबकी रेट मेंशन करके छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब अगर आप परचेज करेंगे, अगर कोई बंदा पसंद होगा, सस्ता देता है या महंगा देता है, तो आप उससे परचेज करेंगे। लेकिन अब इसमें कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, ये पता करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ तो चलो मेरी 4-5 एंट्री है तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे 400-500 एंट्री होती तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। ठीक है ना? और गलती भी हो सकती थी मुझसे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मशीन से क्या कराऊँगा, प्राइस कंपैरिजन कराऊँगा। तो हम करेंगे ME49। देखो नेक्स्ट, प्राइस कंपैरिजन ME49। मैं इसके अंदर गया, मैंने अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला। यहाँ पे मैं डालूँगा कलेक्टिव RFQ, यानी RFQ नंबर हमने पीछे कलेक्टिव नंबर या कॉल नंबर दिया था वो। जैसे मैंने लिया था रोशन 1, एंटर किया तो वो एग्जीक्यूट किया। तो देखिए सब कुछ है। 1 2 3 4 5 बंदे थे तो पाँचों की डिटेल आ गई। अगर कोई डिटेल नहीं भेजता तो नीचे मैसेज आता है इस बंदे ने नहीं भेजा है। ठीक है ना? और सबका आ गया, एक दे रहा है 900 रुपये का, एक दे रहा है 950 का, एक 1000 रुपये का, एक 1100 का, एक 1200 का। जो सस्ता दे रहा है वो पहले दिखा दिया उसने कि ये 900 रुपये में ये दे रहा है। ठीक है ना? तो अब हमको क्या लेना है, इससे लेना है। इसके अलावा ये सब करा देंगे हम रिजेक्ट। तो नेक्स्ट लिख लो रिजेक्ट कोटेशन, जिससे हमें नहीं लेना उसकी रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने ये रिजेक्ट कहीं पे भी हमने सिंगल क्लिक किया, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, सिंगल क्लिक किया, कोटेशन के अंदर गए, या यहीं पे मैंने डबल क्लिक कर दिया और ये दिख रहा है आर फॉर रिजेक्शन इंडिकेटर, रिजेक्शन इंडिकेटर रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी हमें महंगा दे रहा है उसकी हम कोटेशन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वो सब हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? इससे हमें देना, ये सही दे रहा है, रेट सही लगा रहा है। ठीक है? कितना, 86 नंबर वाला। ठीक है? अब हमें लेना होगा तो हम उसको मैसेज करेंगे, नहीं लेना होगा तो बात खत्म हो गई। कोई ऐसा तो है नहीं कि अब लेना ही लेना जबरदस्ती है। अब मान लो कंपनी को लेना है तो कंपनी क्या भेजेगी उसको, PO परचेज ऑर्डर। तो नेक्स्ट लिखो क्रिएट परचेज ऑर्डर, क्रिएट परचेज ऑर्डर ME21, ME21 इसके अंदर गए हम लोग। अब इसके अंदर गए, अब या तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, या हमने इससे पहले आपको सिखाया होगा PR के थ्रू, आपने PR बनाई है उसके थ्रू बनाया होगा। आज हम सिखाते हैं आपको RFQ के थ्रू। हम RFQ के थ्रू भी PO बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, RFQ के थ्रू बना सकते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो मैंने अभी RFQ बनाई ही है, तो यहाँ मेरी बहुत सारी RFQ है, तो मुझे सबसे बेस्ट 85 वाली RFQ लगी क्योंकि ये सबसे सस्ता दे रहा था, तो मैंने ये वाली RFQ उठा ली।
एंटर किया, एंटर करते ही सारी कुछ डिटेल फिल हो जाएगी। पीआर करते थे तब डिटेल पूरी फिल नहीं होती थी, तब हमें वेंडर और सारी चीज़ें देनी पड़ती थी। अब जैसे मैंने ये उठाया, आ गया ना 9,000, अच्छा 900 रुपये आया है इसका, यानी ये थोड़ा सा महंगा है। हमारा तो 900 रुपये वाला सस्ता था ना, तो मैंने दूसरी वाली वो उठाता हूँ। मैं इससे नहीं कर रहा, मैं फिर से जा रहा हूँ और मैं अब के सस्ती वाली लेता हूँ ना, मुझे तो सस्ता लेना है। 900 रुपये एक दे रहा था ना बंदा, वो शायद 86 थी, तो मैं 86 वाली ले लेता हूँ। 86 वाली ले लेता हूँ, मान लो 86 लिया। इसमें अगर आप देखें तो इसने 900 रुपये यानी ठीक ले ली मैंने, सही वाली आर एफ की उठा ली। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी। फॉलोइंग मैंडेटरी रॉल इमिशन पार्ट, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट कर दो। तो हमने पीओ बना दिया इस बंदे के लिए 300 के लिए, ठीक है ना, इसके लिए मैंने पीओ बना दिया, सेव कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। 394 पीओ नंबर जनरेट हो गया। अब इस पीओ को हमको कहाँ भेजना है, वेंडर को, तभी तो वो माल भेजेगा। अब ये हमारे सिस्टम में बना है, तो हम उसको कैसे भेजेंगे, तो नेक्स्ट देखो, पीओ मैसेज सेंड टू वेंडर, पीओ मैसेज सेंड टू वेंडर, पीओ मैसेज सेंड टू वेंडर ME9। हम यहाँ से क्या करेंगे, उस बंदे को पीओ भेज देंगे ME9। ये मेरा पीओ नंबर आ गया 84 वो 54, ठीक है ना, ये सब कुछ आ गया। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, तो देखो ये मेरा पीओ। अगर आप देखना भेजना है वैसे तो देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो परचेज ऑर्डर है, यही है, डिलीवरी चाहिए 18 तारीख की। टाई लेना है 900 पीस लेना है, 600 पीस लेना है, 900 रुपये के हिसाब से 5,40,000 का पेमेंट है, ठीक है ना। तो मैं इसे भेज देता हूँ 8 को 10। अब क्या करेंगे, हमने मैसेज भेज दिया यानी वेंडर पे पहुंच गया। अब वेंडर क्या करेगा, माल तैयार करेगा और हमें भेज देगा। तो हम क्या करेंगे, उसका मटेरियल रिसीव करेंगे। तो मटेरियल रिसीव करेंगे हम किसके अंदर, मीगो के अंदर, मीगो MIGO मीगो। इस मीगो के अंदर हम मटेरियल रिसीव करेंगे, ठीक है। बात वगैरह सब पहले ही लिखा चुके हैं। हम चलते हैं मीगो के अंदर। मीगो के अंदर गए हम लोग, गुड्स रिसीव इधर लेंगे, परचेज ऑर्डर इधर लेते हैं। मैं परचेज ऑर्डर निकाल लेता हूँ आज का, आपको याद रहे तो आपको वो उठा लेना है, ठीक है। बेटर वही है कि आप लिख के रखें, बेटर वही है कि आप उसको लिख के रखें। आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालने में। मैं आज की डेट के हिसाब से पीओ का निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। आइटम बुक पे चेक मार्क लगाते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी देखो 600 पीस थी तो 600 पीस आ गई यहाँ पे। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आ जाएगी। यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये एरर आपको भी आएगी सारी कंपनी कोड में। तो लिख लो, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड इतने एंड इतने इन कंपनी, यानी 7वें महीने में और 6वें महीने में ये क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। और अभी कौन सा महीना चलने लगा, 8वां अगस्त 8 है, ठीक है ना। तो हमने ये जुलाई में बनाई होगी, इसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इस एरर को नोट कर लो, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड इतने एंड इतने, नोट कर लो, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखिए, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाएंगे हम MMPV के अंदर, वो MMPV सॉल्यूशन में लिखो MMPV। हम क्या करेंगे, उसको एक महीने आगे बढ़ाएंगे। एक ही महीने आगे बढ़ सकती है, इसे हम एक एक महीने ही आगे बढ़ा सकते हैं। MMPV के अंदर गए, यहाँ पे अपनी कंपनी कोड डाल दीजिए, रोशन 1 और 08 07 में तो ले ही सकते हैं, 08। ये चारों चीज़ें नोट कर लो एंड एग्जीक्यूट। उसके बाद एंटर फेंटर कुछ नहीं करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब
अब हम फिर से चेक करेंगे तो अब दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आ रही थी, अब दिक्कत नहीं आ रही, पोस्ट कर दीजिए। तो यानी ये गुड्स रिसीव कर लिया हमने। अब गुड्स रिसीव आपको देखना है किया भी है कि नहीं किया है, ठीक है ना? अभी पता तो नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना होगा, स्टॉक चेक करना होगा। तो नेक्स्ट देखो, चेक स्टॉक या स्टॉक ओवरव्यू स्लैश एम एम बी स्टॉक ओवरव्यू या चेक स्टॉक एम एम बी इसके अंदर क्या हम लोग, ये मेरा मटेरियल है 300, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, तो देखो 600 पीस आ गए इस वाले प्लांट में, इस वाले स्टोर में 600 पीस, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, गुड्स रिसीव हो गया। अब क्या होगा, इनवॉइस रिसीव करेंगे हम। अब बंदा हमको क्या भेजेगा, इनवॉइस भेजेगा। तो अब हम इनवॉइस रिसीव करेंगे कहाँ, माइरो के अंदर। याद है ना, इनवॉइस हमको देगा। अब ये इनवॉइस हमको कहाँ पहुँचानी है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो कैसे पहुँचेगी, तो हमें माइरो में उसे अपलोड करना है। तो माइरो के अंदर गया मैं, माइरो के अंदर गया, इनवॉइस डेट, टैक्स कैलकुलेटर पे हमने चेक मार्क लगाए थे, यहाँ B0 लिया था। कुछ भी लिख दो आप, जैसे परचेज इनवॉइस, यहाँ पीओ नंबर ले लो, यहाँ पीओ नंबर ले लो। याद है तो डायरेक्ट ले लो, नहीं याद है तो आप सर्च कर लो। वैसे तो आप डायरेक्ट ही लेना, आपके लिए सर्च करना मुश्किल होगा। अपना जो भी नंबर है नोट करके लिख के रखना। ये मैंने कॉपी किया, एंटर किया, ठीक है ना? तो ये नो डिलीवरी कॉस्ट एग्जिस्ट टू परचेज ऑर्डर इतनी। अच्छा, डिलीवरी कॉस्ट नहीं, हमने तो मटेरियल कॉस्ट ली है ना, ठीक है, ठीक है ना? ये आ गया हमारा, इतना पेमेंट उसकी इनवॉइस आएगी। ये इनवॉइस मैं कहाँ करूँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा इस इतने की इनवॉइस आई। ऊपर नीचे भी आ सकती है, तो हम वो अलग, बहुत सारे केस बनते हैं, वो अलग देखेंगे। फिलहाल उसने सही इनवॉइस भेजी है, उस इनवॉइस में से हमने इनवॉइस के बाद ईवी बिल बनता है। यस इनवॉइस, ठीक है, वो हमने यहाँ फिल कर दी, ठीक है। जो भी इनवॉइस आई वो हमने यहाँ फिल कर दी, ई बिल वगैरह वो अलग, ठीक है ना? उसके बाद हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में हमने बेस लाइन डेट डाली थी, वो हम करंट डेट ही लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम जाते हैं सिमुलेट पे, चेक करते हैं। सिमुलेट पे गया, पोस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारी माइरो यानी एमएम का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डेटा कहाँ पहुँच जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट। इसके बाद डेटा हमारा कहाँ पहुँचेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे स्टॉक चेक किया उसी तरीके से /n FBL 1N वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले FBL 1N। इसके अंदर गए, यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट चेक कर सकता है, वो अपना वेंडर उठाएगा, किस वेंडर का कितना पेमेंट करना है। तो देखो हमारा यही वेंडर है, एग्जीक्यूट किया, तो देखो उस दिन का भी पेमेंट डाला हुआ है, आज का भी 3 तारीख है। इससे पहले हमने 27 तारीख को चलाई थी अपनी प्रोसेस। उस समय कितना, 1 लाख का पेमेंट हमने किया था। नेगेटिव मतलब देना होता है। आज 3 तारीख है, और आज कितना देना, 5,40,000। इसने टोटल जोड़ दिया, 6,40,000 टोटल हो गया। तो हमने पहले का दिया था, है ना? देगा कौन, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना? ग्रॉस अमाउंट हो गया, ठीक है ना? ये हमको देना है। तो ये मैंने आपकी कंप्लीट प्रोसेस फिर से चला दी है, ठीक है ना?